गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजयपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बीए सेकेंड ईयर का पहला पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास लेकर आया हूँ और उसी मध्यकालीन भारत के इतिहास से आज जो हमारा टॉपिक होगा वह नूरजहाँ जुनता या नूरजहाँ गुट वह होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बीए सेकेंड ईयर का। किस प्रकार से महिला ने मध्यकाल में सम्राट जहांगीर के समय अपनी प्रतिभा एवं महत्वाकांक्षाओं के द्वारा किस प्रकार से मुग़ल राजनीति को प्रभावित किया और लगभग 16-17 वर्षों तक किस प्रकार से वे मुग़ल राजनीति में छाई रही। तो आइए हम जानते हैं नूरजहाँ के प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसके पश्चात नूरजहाँ ने एक गुट बनाया। उस गुट का मुग़ल राजनीति में क्या महत्व रहा उसके बारे में भी जानेंगे और इसी तरह से इस नूरजहाँ गुट के प्रभुत्व काल में किस प्रकार से मुग़लों ने अपना सैन्य अभियान किया एवं उसके पश्चात किस प्रकार से शहजादा खुर्रम, महाबत खां आदि ने विद्रोह किया। इन सब का विस्तृत रूप से आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि 1605 में मुग़ल सम्राट अकबर की मौत होती है, उसकी मौत के पश्चात उसका जो बेटा है सलीम, वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से नवंबर 1605 में मुग़ल सम्राट बन जाता है। मुग़ल सम्राट बन जाता है। हालांकि कुछ मुग़ल अधिकारियों के द्वारा जो मुग़ल अमीर वर्ग है उन्होंने जहांगीर के स्थान पर जो उसका बड़ा बेटा था खुसरो, ये खुसरो जहांगीर यानी कि सलीम और आमेर नरेश भगवान दास की जो बेटी थी मानबाई, उसका पुत्र था। उसने उसको गद्दी पर बैठाने की कुछ मुग़ल अमीरों ने कोशिश की थी, एक षड्यंत्र रचा था, परंतु जहांगीर ने तत्परता का परिचय देते हुए खुसरो के विद्रोह को दबाया और वह वहाँ से भागकर पंजाब की ओर चला गया। बाद में उन्होंने सिखों के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, उनके यहाँ शरण ली। अतः जहांगीर ने पंजाब पर अभियान करके जो खुसरो के जो भी साथी थे उन सबको पकड़कर प्राण दंड दे दिए, खुसरो को जेल में डाल दिया और जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको उन्होंने मृत्युदंड की सज़ा दी। इस प्रकार से जहांगीर ने तत्परता का परिचय देते हुए अपनी सत्ता को मजबूती प्रदान की। इससे पहले जब शहजादे के रूप में सलीम था तब वह सत्ता में इतना ध्यान भी नहीं देता था और उसने एक बार तो विद्रोह भी अपने पिता के समय किया था, लेकिन जब वह सत्ता प्राप्त की और मुग़ल सम्राट बना तब उसने तत्परता से परिचय देते हुए अपने पुत्र को बंदी बनाया, उसके विद्रोह को उसने दबाया भी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में मुग़ल सम्राट जहांगीर ने अपनी सत्ता को काफ़ी मजबूती प्रदान की। लेकिन आइए आज जो हमारा टॉपिक होगा वह नूरजहाँ के इर्द गिर्द होगा, जो जहांगीर के ही शासनकाल था। जहांगीर के ही शासनकाल में पूरा घटनाक्रम घटा। तो सबसे पहले हम नूरजहाँ के बारे में जानते हैं। नूरजहाँ का असली नाम तो मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा था। इनके पिता ग्यास बेग थे, फ़ारसी थे, और माता असमत बेग थी। अकबर के समय में ये फ़ारस से कंधार की ओर आए और कंधार में ही इनका जन्म हुआ था। मेहरुन्निसा का 1578 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। उनके जन्म के पश्चात जिस व्यापारी ये कारवां के साथ वहाँ से निकले थे उन्होंने इनको मुग़लों के यहाँ नौकरी दिलवा दी। अकबर के यहाँ नौकरी करने लगे इनके पिता ग्यास बेग और अपनी उपलब्धियों, अपनी
राजनीतिक उपलब्धियों के द्वारा ये काबुल के दीवान बना दिए गए। इस प्रकार से गियास बेग और अस्मत बेगम और उनके जो भाई थे आसफ़ खां, उन्होंने मुग़लों की सेवा की। जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर मुग़ल सम्राट बना। बताया जाता है कि जब वे सलीम जहांगीर सम्राट बनने से पहले युवावस्था में ही मेहरुनिसा को पसंद करने लग गया था और उससे विवाह भी वह करना चाहता था, परंतु अकबर ने उनको विवाह करने से रोक दिया था। इसलिए बाद में अकबर और गियास बेग ने अपनी जो पुत्री थी मेहरुनिसा का विवाह अली कुली खां, एक अली कुली खां व्यक्ति थे, उनके साथ इनका विवाह कर दिया गया, जिसको बाद में शेर अफ़गान की उपाधि भी दी गई थी जहांगीर के द्वारा। शेर अफ़गान की उपाधि भी दी गई थी और उनको बर्दवान का फौजदार भी बनाया। बंगाल में स्थित बर्दवान का फौजदार भी उन्होंने नियुक्त किया। लेकिन इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि सम्राट बनने के बाद भी जहांगीर मेहरुनिसा पर लट्टू ही था और उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अतः उन्होंने तत्कालीन जो बंगाल के गवर्नर थे कुतुबुद्दीन खां को शेर अफ़गान यानी कि अली कुली खां को मुग़ल दरबार में पेश करने को कहा गया। तो जब वो बंगाल के गवर्नर कुतुबुद्दीन खां उनको पकड़ने गए तो दोनों के मध्य संघर्ष हो गया और संघर्ष में शेर अफ़गान अली कुली खां मारा गया। अब उनकी जो पत्नी थी मेहरुनिसा और उनको एक बेटी भी थी लाडली बेगम, जो शेर अफ़गान से उत्पन्न हुई थी, उनको मुग़ल दरबार में भिजवा दिया गया, जहाँ पर जहांगीर ने जो अकबर की विधवा सलीमा बेगम थी उसकी परिचारिका बना दिया गया। और मार्च 1611 ईस्वी में, इससे पहले 5 साल पुराना घटनाक्रम था, जब शेर अफ़गान मारा गया तो 4-5 साल बाद, लगभग 5 साल के बाद 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। अब यहाँ पर इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि शेर अफ़गान की हत्या और मेहरुनिसा को क्या वे 1611 से पहले जानता था, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद भी हैं। तो 2 प्रमुख इतिहासकारों का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। एक डॉक्टर बेनी प्रसाद वर्मा हैं, उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया है कि मार्च 1611 से पहले जब मेहरुनिसा से जहांगीर ने शादी की, उससे पहले ना तो वे मेहरुनिसा से मिला था और ना ही उसका शेर अफ़गान की हत्या में कोई हाथ था। परंतु इस बात का जो खंडन किया है वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, एक अन्य इतिहासकार हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, उनका ये मानना है कि जहांगीर जब सलीम था, युवराज था, तब से ही वह मेहरुनिसा को चाहता था और मेहरुनिसा को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अतः हम कह सकते हैं कि उसी ने शेर अफ़गान की हत्या करवाई हो। तो इस तरह से विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है। जैसी भी बात रही हो, मार्च 1611 में उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के पश्चात जहांगीर ने मेहरुनिसा को पहले नूर महल की उपाधि दी, तत्पश्चात उसको नूर जहाँ की उपाधि दी, यानी कि नूर महल यानी कि महल की ज्योति, रोशनी, और नूर जहाँ का मतलब हो गया विश्व की ज्योति की उपाधि उसने दी। इसके पश्चात धीरे धीरे नूर जहाँ का जो प्रभाव है वो मुग़ल दरबार में बढ़ता गया और उसने अपने पिता गियास बेग, जिसको एतमादुद्दौला की उपाधि भी दी जा चुकी थी, गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि भी दी जा चुकी थी, और अपने भाई आसफ़ खां के नेतृत्व में धीरे धीरे मुग़ल सत्ता पर उन्होंने एक तरह से प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि शाही फरमानों में, जो मुग़ल दरबार से शाही फरमान जारी होते थे, वहाँ पर मुग़ल सम्राट जहांगीर के हस्ताक्षर के साथ नूरजहाँ का हस्ताक्षर भी किए जाने लगा। इसके अतिरिक्त दरबार में गुटबंदी होने लगी और नूरजहाँ ने अपने समर्थन के जो प्रभावशाली अमीर थे उनको जुटाना शुरू कर दिया ताकि वो मुग़ल दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत
कर सके, अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इस तरह से एक गुट बन गया नूरजहां गुट, नूरजहां गुट, नूरजहां। इसको जुनता भी बोल सकते हैं, गुट भी बोल सकते हैं। इसमें स्वयं नूरजहां, कौन व्यक्ति नूरजहां, एतमादुद्दौला, नूरजहां के पिता ग्यास बेग का ही उपाधि थी एतमादुद्दौला, असमत बेगम, इनकी माता आसफ खान, भाई और खुर्रम। ये खुर्रम वही है जो शाहजहां के नाम से जाने जाएंगे बाद में। मुगल सम्राट शाहजहां का ही नाम क्या था? खुर्रम। इन 4 लोगों का, 5 लोगों का ग्रुप था जिसको नूरजहां गुट कहा गया है। यानी कि 1611 से लेकर 1627 तक एक तरह से नूरजहां गुट का वर्चस्व बना रहा। बाद में 1622 के बाद इस गुट में धीरे धीरे टूट पड़ जाती है। उसका भी हम उल्लेख आगे करेंगे, उसका भी हम उल्लेख आगे करेंगे। तो नूरजहां, उनके पिता, माता पिता असमत बेगम, एतमादुद्दौला, आसफ खान उनका भाई था, ये भी एक योग्य व्यक्ति था, अर्थशास्त्र अच्छा जानने वाला था। खुर्रम एक शूरवीर योद्धा था तत्कालीन समय का। तो इस प्रकार से एक गुट तैयार हो गया जिनका मुगल दरबार में एक तरह से वर्चस्व बना रहा। अब मुगल दरबार में 2 गुट बन चुके थे। एक गुट था नूरजहां के भाई आसफ खान के नेतृत्व में। तो आसफ खान किसका साथ था? नूरजहां के साथ ही। आसफ खान के नेतृत्व में था जो नूरजहां के प्रति वफादार था। दूसरा गुट बना नूरजहां के विरोधी दल का, जिसका नेतृत्व किया था महाबत खान ने। महाबत खान भी एक बड़े अमीर थे, बड़े सूबेदार थे मुगल शासन के जहांगीर के समय में। जैसे आसफ खान तो उसी तरह महाबत खान भी। ये 2 व्यक्तियों का काफ़ी वर्चस्व रहा। आगे हम अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि महाबत खान भी कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था मुगल दरबार में। इस प्रकार से ये दरबार में गुटबंदी शुरू हो चुकी थी। अब आइए हम, चूँकि गुट भी बन चुके थे और नूरजहां जो जुनता है उसका मुगल राजनीति में क्या भूमिका रही उसका हम उल्लेख अभी करने वाले हैं। मुगल राजनीति में नूरजहां जुनता की भूमिका क्या भूमिका रही उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुगल राजनीति में नूरजहां जुनता की क्या भूमिका रही उसको हम 2 भागों में बांट कर देखेंगे। 2 भागों में हम बांट कर देखेंगे। जो नूरजहां का प्रभुत्व युग है उसके प्रथम भाग यानी कि 1611 से 1622 तक। एक भाग तो 2 भागों में बांटेंगे। प्रथम भाग 1611 से 1622 तक और दूसरा द्वितीय 1622 से 1627 तक, यानी कि जहांगीर की मृत्यु तक। इन 2 भागों में हम नूरजहां प्रभुत्व काल को बांटेंगे। नूरजहां प्रभाव युग का जो प्रथम भाग था 1611-1622 तक, यानी कि नूरजहां का वर्चस्व काल भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि इस समय नूरजहां ने एतमादुद्दौला अपने पिता, माता असमत बेगम, भाई असफ खान और शहजादा खुर्रम के साथ मिलकर एक संगठित गठजोड़ बना लिया था और इनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इन्होंने जहांगीर, चूँकि जहांगीर आने वाले समय में इतना ध्यान भी नहीं दे रहा था और बीमार भी रहने लग गया था, तो नूरजहां ही ज़्यादातर काम देख रही थी। इसको लेकर विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद भी मैं क्लियर कर दूँ। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि जहांगीर के बारे में नूरजहां गुट को एक तरह से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। उनका ये मानना है कि जहांगीर जब बीमार नहीं हुआ, जब 1622 के बाद ज़्यादा बीमार हो गया, अंतिम 1-2 साल ज़्यादा ही बीमार रहा, उससे पहले तक अगर सारे दरबार के जो फैसले थे जहांगीर स्वयं ही लिया करता था। जहांगीर स्वयं ही लिया करता था। जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है
कि जहांगीर चूँकि नूरजहाँ को प्राप्त कर लिया था, उसके पश्चात उन्होंने ध्यान देना भी छोड़ दिया था, इतना ध्यान में देता नहीं था और कहा करता था कि हिंदुस्तान की बादशाह मैंने नूरजहाँ को एक तरह से सौंप दिए। इस प्रकार से दो मतभेद हैं, मतभेद है उसका हम अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार उसमें अपने अपने विचार रख सकते हैं और उससे सहमत होना नहीं होना वो आगे की बातें हैं। तब नूरजहाँ का जो पहला युग है वह काफ़ी प्रभावशाली रहा 1611-1622 तक। इस समय नूरजहाँ एक उनकी महत्वाकांक्षी जो अभिलाषा है वो पूरी होती गई, लेकिन वे नियंत्रण में रही, क्योंकि उनको जो सलाह देने वाले दो लोग थे प्रमुख, एतमादुद्दौला एक प्रमुख अमीर था मुगल दरबार का और काफ़ी कूटनीतिक व्यक्ति भी था और संयमित व्यक्ति भी था, माता भी संयमित थी। तो उन्होंने शुरू में परामर्श जो नूरजहाँ को दिए वे काफ़ी संयमित रूप से दिए और कोई भी कदम उठाने से पहले वे उनसे चर्चा कर लिया करती थी। इसलिए 1611-1622 तक के समय एकदम अच्छे से चलता रहा और ऐसी कोई गलतियां ज़्यादातर नहीं हुई जिससे कि नूरजहाँ गुट को कोई प्रभाव पड़ सके, उन पर कोई तकलीफ हो सके, अन्य विरोधी गुट उन पर अधिकृत उन पर आक्रमित हो सके। इस प्रकार से प्रथम भाग में वे काफ़ी संयमित तरीके से कारगर काम करती रही। लेकिन अब दूसरा भाग जो है उस पर हम जब चर्चा करते हैं 1622 तक आते आते उनके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो जाती है, जो नूरजहाँ को एक तरह से परामर्शदाता के रूप में सलाह दिया करते थे और नूरजहाँ को एक तरह से संयमित रखते थे। जैसे माता पिता की मृत्यु हो जाती है, सॉरी एक बात में बताना और भूल गया कि जो प्रथम भाग था उसमें खुर्रम को उन्होंने जो शामिल किया तो बाद में 1612 तक आते आते आसफ खां की एक बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती है। ताजमहल जिनकी याद में बनाया ना शाहजहाँ ने, उससे विवाह किसने किया? खुर्रम ने। तो इस तरह से अब खुर्रम का भी महत्व स्थान हो गया था और आने वाला वो युवराज बनने वाला था और अगले गद्दी का वे दावेदार था, मुगल गद्दी का वे दावेदार बन चुका था। आसफ खां उसका पूरा सपोर्ट था, उनका ससुर भी था। इस प्रकार से ये ग्रुप काफ़ी तरक्की करता रहा था अपने प्रारंभिक भाग में। दूसरा भाग तक आते आते हम बात करेंगे एतमादुद्दौला अस्मद बेगम, दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब नूरजहाँ एक तरह से स्वतंत्र रूप से शासन करने लगी, स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने लगी, एक तरह से स्वच्छंद होकर कार्य करने लगी, जिससे उसमें डिसीजन जो उसने लिए बाद में उससे मुगल दरबार में काफ़ी प्रभाव पड़ा। एक तो ये कि अब उसने जो अपनी बेटी है लाडली बेगम, उसका विवाह जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से कर दिया, इससे अब खुर्रम सशंकित हो उठा, क्योंकि खुर्रम को वैसे लगने लग गया था कि अगला युवराज अब नूरजहाँ शहरयार को आगे करेंगे और ऐसा ही उन्होंने किया। नूरजहाँ ने ऐसा इसलिए किया कि नूरजहाँ को डर ये था कि अगर खुर्रम जो काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति है अगर वो मुगल शासक बन जाते हैं तो मेरी स्थिति काफ़ी नीचे आ जाएगी, इसलिए उसने अपनी बेटी का विवाह मुगल सम्राट जहांगीर के जो चौथे बेटे थे सबसे छोटे शहरयार, उसके साथ उन्होंने कर दिया। इस प्रकार से अब ये गुट दूसरे भाग में गुट टूट चुका था, क्योंकि खुर्रम का जो ससुर था आसफ खां भी अब अपनी बहन से लगभग अलग हो चुका था। इस प्रकार से दोनों के मध्य क्या हुआ, आपस में मनमुटाव हुआ। फिर 1623 तक आते आते खुर्रम ने विद्रोह कर दिया, जो 1626 तक चलता रहा। इसी तरह से खुर्रम के विद्रोह के बाद उनके जो आसफ खां के प्रतिद्वंदी जो मुगल सूबेदार थे महाबत खां, जो जहांगीर के समय के बड़े योद्धा भी थे और बड़े सूबेदार भी थे, क्योंकि उनकी अहमियत को नज़रअंदाज किया जा रहा था नूरजहाँ के द्वारा, अतः 1626 तक आते आते उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। इस प्रकार से द्वितीय जो काल था नूरजहाँ जुनता का वह काफ़ी पशुपेश में रहा और मुगल दरबार एक तरह से राजनीतिक अखाड़ा बन चुका था। ठीक है ना। इसके पश्चात आइए हम बात करते हैं अब नूरजहाँ जुनता के जो समय जो विजय अभियान हुए हैं जो जीते गए, इसको हम जहांगीर के समय के विजय अभियान भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहांगीर के काल में ही नूरजहाँ गुट का वर्चस्व रहा था। तो नूरजहाँ इस तरह से, जैसे कि द्वितीय भाग में बताया कि 1627 तक आते आते बाद में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात खुर्रम जैसे तैसे करके आसफ खां के साथ मिलकर महाबत खां भी उनके साथ मिल जाता, उस प्रकार से वह सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं और नूरजहाँ को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस प्रकार से 1627 के बाद नूरजहाँ गुट का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है और जैसे ही
खुर्रम शाहजहाँ के नाम से मुग़ल दरबार में गद्दी पर बैठता है, तो उसका वर्चस्व अब शुरू हो जाता है। मुग़ल दरबार से नूरजहाँ गुट पूरी तरह से, नूरजहाँ का वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आइए अब आगे थोड़ी सी नूरजहाँ गुट के समय जो विजय ज्ञान हुए थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेवाड़ विजय। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने छापामारी युद्ध पद्धति के द्वारा मुगलों को काफ़ी परेशान किया और अपने बहुत सारे खोए हुए क्षेत्रों को उन्होंने लगभग प्राप्त कर लिया और चावंड में रहकर अपनी राजधानी के रूप में वहाँ से शासन संचालन शुरू कर दिया। यानी कि 1597 ईस्वी तक जब उनकी मृत्यु हुई, इससे पहले अपने बहुत सारे खोए हुए क्षेत्र उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिए थे। उनकी मौत के पश्चात उनका बेटा अमर सिंह महाराणा का मेवाड़ महाराणा का शासक बना। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1604 ईस्वी में जब अकबर जीवित था तो उन्होंने अमर सिंह जब शासन कर रहा था तो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने बेटे सलीम को भेजा, लेकिन सलीम ने, चूँकि उस समय सलीम का राजनीति में उस समय इतना ध्यान नहीं लगता था, शराब आदि में उसका सेवन किया करता था, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जैसे ही सलीम जहांगीर के नाम से मुग़ल सम्राट बनता है तब उनका ध्यान मेवाड़ की ओर जाता है और मेवाड़ को वो जीतने के लिए लालायित हो जाता है। अतः उन्होंने अकबर की तरह मेवाड़ पर भी कई अभियान भिजवाए थे ताकि मेवाड़ को जीता जा सके। इसलिए सबसे पहले 1605 में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। देवबारी घाटी में मेवाड़ और परवेज मुग़ल सेनाओं के मध्य संघर्ष हुआ। हालांकि युद्ध अनिर्णायक रहा, कोई नतीजा नहीं निकला। इसके पश्चात वह वापस लौट आया और सन 1608 में महाबत खां, मुग़ल सूबेदार महाबत खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु उनको भी सफलता नहीं मिली। इसके पश्चात महाबत खां के पश्चात अब्दुल्ला खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु वह पराजित हुआ और वे राजपूतों से पराजित हुआ। पराजित होने के बाद वापस लौट आया। इसके पश्चात 1611 ईस्वी में राजा बसु को सम्राट जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु उसको भी सफलता नहीं मिली। इसलिए 3-4 अभियान भी हुए, लेकिन मेवाड़ पर अभी तक उनको सफलता नहीं मिली। 1613 में स्वयं जहांगीर अजमेर आए और खुर्रम के नेतृत्व में, शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना तैयार करके मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। खुर्रम चूँकि कूटनीति व्यक्ति था और काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था, उन्होंने तुरंत मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ के जो सिसोदिया राजपूत सरदार थे उनको रसद आदि की सामग्रियाँ जो पहुँचती थी उनको पहले रोका। कूटनीति से उन्होंने काम लिया। अंत में राणा अमर सिंह के जो सहयोगी सरदार थे उन्होंने उनको राय मशवरा दिया कि इस समय चूँकि हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो संधि करना ही उचित होगा। अतः महाराणा अमर सिंह ने 2 व्यक्तियों को, शुभशंकर और हरिदास नामक 2 व्यक्तियों को शाहजहाँ से, जो खुर्रम था उस समय, उनसे संधि करने के लिए भेजा गया। इस प्रकार 1615 में मेवाड़ और मुग़लों के मध्य ऐतिहासिक संधि हुई, इससे पूर्व जो 75 वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था अकबर के पूर्वज से लेकर और राणा अमर सिंह तक, वे 75 वर्षों तक संघर्ष की समाप्ति हुई और आने वाले औरंगजेब के शासन तक, जबकि औरंगजेब की गलतियों के कारण राणा राज सिंह को विद्रोह ना करना पड़ा, तब तक मेवाड़ और मुग़ल में शांति स्थापित होगी, मित्रता स्थापित होगी। संधि कुछ इस प्रकार थी, शर्तें इस प्रकार थी कि महाराणा अमर सिंह ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु जो मेवाड़ का दुर्ग था, चित्तौड़ का दुर्ग, उसकी किलेबंदी की मुग़लों ने इजाज़त नहीं दी। जैसी स्थिति में पहले ही था वैसी स्थिति में उसको रखा गया। महाराणा अमर सिंह मुग़ल दरबार में जाने की छूट से इनकार कर दिया, मुग़ल दरबार में नहीं जा सकता था। उसने अपने बेटे करण सिंह को मुग़ल दरबार भिजवा दिया
और इस तरह से मुगलों ने ना तो उनके साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित किए ना और कुछ उन पर दबाव डाला। इस प्रकार से एक तरह से मैत्रीपूर्ण संबंध सा स्थापित हो चुका था और आने वाले कई वर्षों तक दोनों के मध्य शांति स्थापित हो चुकी थी। इसको लेकर मेवाड़ की जो 1615 की संधि है, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद भी है। कुछ इतिहासकारों ने महाराणा अमर सिंह की काफ़ी आलोचना भी की है, जबकि 2-3 इतिहासकार ऐसे भी हुए हैं जो मुख्य रूप से डॉक्टर त्रिपाठी हुए हैं, डॉक्टर जदुनाथ शर्मा हुए हैं। उनका यह मानना था कि महाराणा अमर सिंह की एक अच्छी बुद्धिमत्ता का परिणाम था जिन्होंने उनसे संधि की। तो इस प्रकार से मेवाड़ की विजय मुगलों के पक्ष में रही, लेकिन दोनों के मध्य संधि हो गई और शांति स्थापित हो गई। जो सालों से संघर्ष चला आ रहा था, उनके जो क्षेत्र थे इस संधि के द्वारा जो मुगलों ने अपने अधीन कर लिए थे, उनको लौटा दिए थे। इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह का वापस शासन शुरू हो चुका था। अगली जो विजय की बात करते हैं, कांगड़ा की विजय। कांगड़ा विजय नूरजहाँ जनता के जो समय विजय बयान किया था कांगड़ा। कांगड़ा का दुर्ग हिमालय के पहाड़ियों में स्थित था, पंजाब प्रांत के अधीन ही आया करता था और इस दुर्ग को जीतने के लिए कई सुल्तानों ने, शासकों ने कोशिश की, लेकिन इस दुर्ग को नहीं जीता जा सका था। 1619 में शहजादे खुर्रम को सम्राट जहांगीर ने कांगड़ा के दुर्ग को जीतने के लिए भेजा। खुर्रम ने तेजी से काम करते हुए दुर्ग का घेरा डाल दिया और कुछ महीनों के दुर्ग के घेराबंदी के पश्चात दुर्ग पर तोपों के माध्यम से बमबारी की गई और अंत में दुर्ग को थोड़ी सी क्षति पहुंची और थोड़े दिनों के पश्चात कांगड़ा के दुर्ग को भी जीत लिया गया। इस प्रकार से 1619 में अभियान शुरू किया गया था। नवंबर 1620 को कांगड़ा के दुर्ग को जीत लिया गया। जहांगीर स्वयं अनेक मौलाना और उलेमाओं को लेकर कांगड़ा के दुर्ग में पहुंचा। वहाँ उन्होंने नमाज भी अदा की, एक मस्जिद भी बनवाई और गाय को भी काटा, जिसकी काफ़ी आलोचना भी की जाती है। उन्होंने जो हिंदू जो आके शासक थे उनको चिढ़ाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। इस प्रकार से कांगड़ा के दुर्ग की विजय भी जहांगीर अथवा नूरजहाँ गुट की, जहांगीर के समय जहांगीर की उपलब्धि भी बोल सकते हैं और नूरजहाँ चूँकि उस समय वर्चस्व था उनका उस गुट का और खुर्रम इसका एक प्रमुख सदस्य था, तो उनकी भी उपलब्धि को हम बोल सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो विजय बयान शुरू हुआ अहमदनगर की विजय। सम्राट अकबर के समय तक खानदेश का पूरा इलाका मुगलों ने अधीन कर लिया था और अहमदनगर के कुछ क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया था। इसी समय जब सम्राट जहांगीर मुगल सम्राट बना तो वह भी अहमदनगर को पूरा जीतना चाहता था। इसके लिए उसने कई अभियान अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजे। क्योंकि इस समय अहमदनगर का जो प्रधानमंत्री था वह काफ़ी प्रकांड पंडित था, मलिक अंबर, उसका काफ़ी वर्चस्व था अहमदनगर में और उसकी कूटनीति के आगे मुगल जो अभियान भेजे गए थे वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो जहांगीर ने सबसे पहले 1608 में अब्दुल रहीम खान खाना को 1608 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को अपनी सेना के साथ दक्षिण विजय के लिए भेजा, परंतु उसको भी कोई आसानी से सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1610 में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज को भेजा और क्योंकि पहले से ही दक्षिण में अब्दुल रहीम खान खाना भी मौजूद था, तो दोनों के मध्य अनबन सी हो गई, वैमनस्य उत्पन्न हो गया। इससे मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण करने का मौका भी नहीं मिला। अतः जहांगीर को जब इसकी जानकारी मिली तो जहांगीर ने 2 व्यक्तियों को, खान जहां लोधी और अब्दुल्ला खां को अहमदनगर को विजय करने के लिए भेजा। अंबर की रणनीति के आगे, मलिक अंबर जो अहमदनगर का प्रधानमंत्री था, उसकी रणनीति के आगे जहांगीर के ये अभियान सफल नहीं हो पाए। ना खान जहां लोधी सफल हो पाया, ना अब्दुल्ला खां सफल हो पाए। अतः नूरजहाँ ने परामर्श दिया कि खुर्रम को, क्योंकि उस समय नूरजहाँ गुट का प्रमुख व्यक्ति था और अपना लोहा वह मनवा चुका था खुर्रम शहजादे के रूप में, तब 1616 में जहांगीर ने खुर्रम के नेतृत्व में
एक शक्तिशाली अभियान भेजा। खुर्रम ने तुरंत पहुँचते हुए अहमदनगर की घेराबंदी शुरू कर दी। मलिक अंबर को जब इसकी जानकारी मिली खुर्रम आक्रमण करने के लिए आया तो दोनों के मध्य पत्राचार भी हुआ। अंत में दोनों के मध्य संधि भी हो गई और अहमदनगर का दुर्ग मुगलों ने जीत लिया। अहमदनगर का दुर्ग जीत लिया और मलिक अंबर को अहमदनगर के दुर्ग से पीछे हटना पड़ा। इस जीत से जहांगीर बहुत खुश हुआ और खुर्रम को, शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। शाहजहां की उपाधि उनको कब मिली? अहमदनगर के दुर्ग की विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने उसको शाहजहां की उपाधि प्रदान की। इसके पश्चात 1620 में दोबारा से अहमदनगर में विद्रोह शुरू हो गया। अब मलिक अंबर ने बीजापुर और गोलकुंडा का जो इलाके थे, जो मुगलों के बाहर थे, मुगल भी उनको अपनी अधीनता में लेना चाहते थे, उनसे मिलकर अब मुगलों को वहाँ से निकालने का षड्यंत्र शुरू किया। क्योंकि खुर्रम उत्तर भारत वापस आ चुका था। अतः खुर्रम की अनुपस्थिति में मलिक अंबर ने अहमदनगर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और मुगलों को वहाँ से खदेड़ दिया। मांडू तक के क्षेत्र पर, मालवा के मांडू तक के क्षेत्र पर मुगलों ने अपना आक्रमण किया और अहमदनगर ने वहाँ तक मलिक अंबर के नेतृत्व में आक्रमण किया। अतः फिर से खुर्रम को जहांगीर ने अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन खुर्रम इस समय रुका क्योंकि कांगड़ा विजय के अभियान पर वह गया हुआ था। जैसे ही वहाँ से फ्री हुआ 1620 में अहमदनगर की ओर वापस रवाना हुआ। अतः मलिक अंबर ने घबराकर, खुर्रम की जो कूटनीति से घबराकर उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार से अहमदनगर के दुर्ग पर पुनः अधिकार किया गया और बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्यों ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अतः शाहजहां की अब महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई क्योंकि शाहजहां को समझ में आ गया था कि मैं अगली जो मुगल सम्राट का सबसे बड़ा दावेदार हूँ। अतः उसने दक्षिण में रहते हुए जो उनका भाई खुसरो बंदी था वहाँ उसकी हत्या भी करवा दी और अपने पिता को बोल दिया कि बीमारी के कारण ये मर चुका है। इस प्रकार से शाहजहां ने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया था। तो इस प्रकार से ये नूरजहां जुंटा के समय के जो विजय बयान थे, प्रथम काल के विजय बयान थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 1622 के बाद स्थितियाँ बदल चुकी थी, उसका उल्लेख हम अब करेंगे द्वितीय अभियान। यहाँ पर इस काल में विशेष कर उल्लेख करेंगे कंधार का जो प्रदेश मुगलों के अधीन था उनके हाथ से निकल जाता है। इसी तरह से खुर्रम का विद्रोह होता है और महाबत खां का विद्रोह होता है। इसके पश्चात इस टॉपिक को एंड हम कर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंधार का हाथ से निकल जाना। इस द्वितीय काल में क्या हुआ? कंधार का हाथ से निकल जाना। जैसे कि मैं आपको बता रहा पिछले थोड़े दिन पहले भी आपको बताया था कि किस प्रकार से द्वितीय काल जब शुरू होता है तो खुर्रम और नूरजहां के मध्य भी मतभेद उत्पन्न होने लग जाते हैं और खुर्रम के स्थान पर वो शहरयार खां जो उनका अपना दामाद बन चुका था उसको आगे बढ़ाने की उसने कोशिश करना शुरू कर दिया था। इससे खुर्रम उनसे अलग हो चुका था। इस काल में नूरजहां गुट एक तरह से टूट चुका था क्योंकि आसफ खां भी अपने दामाद के पक्ष में था तो वो भी उससे अलग हो चुका था। उसको भी दरबार से कहीं दूर जगह उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो सबसे पहले कंधार का हाथ से निकला। इस समय फारस का जो शासक था शाह अब्बास, वह कंधार को जीतने के लिए लालायित था। उसने जहांगीर के प्रारंभिक वर्षों में कंधार को लेने के लिए आक्रमण भी किया था, लेकिन जहांगीर ने तत्परता दिखाते हुए उसको बचा लिया था। उस समय वहाँ के जो दुर्ग रक्षक थे उनको सहायता पहुँचाकर। लेकिन जैसे ही खुर्रम के फिर उसने एक बात को समझा कि कूटनीति से काम लिया और थोड़ा सा लापरवाह बनाया कि लापरवाही का थोड़ा सा उसने बहाना बनाया। उसने 1611 में अपने दूत भिजवाया और उसको अकबर की मृत्यु के शोक प्रकट किया और जहांगीर के जो सम्राट बना उसकी उपलब्धियों को उसको बधाई भिजवाई फारस के शाह अब्बास ने। इसी तरह 1615, 1616 में भी उन्होंने और 1620 में भी 3 अन्य राजदूत भी भिजवाए थे, जिससे कि जहांगीर थोड़ा सा असमझ में रहे कि वो लापरवाह हो जाए कंधार को लेकर के। फारस का शाह तो ईरान का शासक तो उन पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 1621 के बाद नूरजहां गुट में मतभेद उत्पन्न होने लग जाता है और खुर्रम उनसे अलग हो जाता है क्योंकि खुर्रम की योग्यताओं को तो सब आसपास के
राज्य भी जान चुके थे खुर्रम कितना योग्य व्यक्ति है और उन्होंने कितने विजय अभियान करके मुगलों का लोहा मनवाया था। इसलिए 1621 के बाद 1621 के अंतिम वर्षों में फारस के शाह ने कंधार पर आक्रमण करके कंधार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर जहांगीर ने खुर्रम को दुर्ग रक्षा के लिए भिजाने के लिए कहा, लेकिन खुर्रम ने कंधार अभियान पर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसको डर था कि वो कंधार पर गया और उनके पीठ पीछे, क्योंकि जहांगीर की अब तबीयत भी बिगड़ने धीरे धीरे लग गई थी, इसलिए वो सत्ता उनके हाथ से जा सकती है। इस प्रकार 1622 तक होते होते कंधार पूरी तरह से मुगलों के हाथ से निकल चुका था और फारस के शाह अब्बास ने एक पत्र भी उनको भिजवाया और कहा कि मैं आपसे मित्रता चाहता हूँ, क्योंकि कंधार हमारे ही अधीन था तो उसमें हमारा इलाका था और हमने उस पर अधिकार कर लिया, आगे हम चाहेंगे कि दोनों के मध्य शांति बनी रहे। इसके पश्चात जहांगीर को इतना समय मिला नहीं कि कंधार पर अभियान कर सके, हालांकि शाहजहाँ और औरंगजेब ने भी बाद में अपने शासनकाल में इसको प्राप्त करने की कोशिश की थी। इस प्रकार से कंधार उनके हाथ से निकल गया। अब हम बात करते हैं खुर्रम का विद्रोह। कंधार का हाथ से निकलना, खुर्रम का विद्रोह, ये विद्रोह 1623 से 26 तक काफी बड़ा विद्रोह रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1621 के बाद थे नूरजहाँ और खुर्रम के मध्य मतभेद उत्पन्न होने लग गए थे। अब नूरजहाँ ने शहरयार खान की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ कर दिया था और अगला सम्राट बनाने की उसने कोशिश करना शुरू कर दिया था। अतः नूरजहाँ और खुर्रम के मध्य मतभेद उत्पन्न होने लग गए थे। खुर्रम ने चूँकि अब खुसरो की हत्या कर चुका था, वो भी दावेदार था, इसलिए नूरजहाँ उससे भी सशंकित थी। इसी बीच में दो बातें ऐसी हुई जिससे जहांगीर या जहांगीर और खुर्रम के मध्य जो मनमेद उत्पन्न हुए वे खुलकर सामने आ गए। एक बात ये रही, खुर्रम ने पंजाब, रणथंभौर और शाही सेना का नियंत्रण जहांगीर से मांगा कि ये पंजाब का क्षेत्र भी उनको दे दे, रणथंभौर का दुर्ग भी उनको दे दिया जाए और शाही सेना का नियंत्रण भी उनके हाथ में रख दिया जाए, उनको दे दिया जाए। अतः नूरजहाँ ने जहांगीर से कहा कि ये तो खुर्रम के विद्रोह की बू आ रही है। अतः जहांगीर उनसे सशंकित हो उठा और जहांगीर ने उनको डांट फटकारा भी थोड़ा देर। इसी तरह से धौलपुर की जहांगीर को लेकर, धौलपुर की जहांगीर खुर्रम ने पहले ही सम्राट जहांगीर से मांग ली थी और अपना एक आदमी धारियाका को वहाँ भेज दिया था। इसी बीच में नूरजहाँ ने जहांगीर से धौलपुर की जहांगीर अपने जो दामाद थे शहरयार, उसको दिलवा दी और शहरयार ने अपने एक आदमी मलिक नाम का एक व्यक्ति को धौलपुर पर भिजवाया, जहाँ पर पहले से ही धारियाका उपस्थित था, शाहजहाँ का आदमी। दोनों के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें मलिक मारा गया। अतः ये बात जब नूरजहाँ को पता है, नूरजहाँ ने ये बात किसको कहा? सम्राट जहांगीर को कहा। सम्राट जहांगीर ने इस पर ऐतराज जताया और काफ़ी डांट फटकार खुर्रम को पहुँचाई। अतः खुर्रम इस बात को समझ चुका था कि अब उनकी बातें चलने वाली नहीं दरबार में नहीं चलने वाली जब तक नूरजहाँ का वर्चस्व बना रहेगा। अतः 1623 तक आते आते जहांगीर खुर्रम ने विद्रोह कर दिया और सबसे पहले वो दक्षिण की ओर गया। दक्षिण से अहमदनगर के जो मलिक अंबर, बीजापुर, गोलकुंडा, इनसे उन्होंने शरण मांगने की कोशिश की। अतः जहांगीर ने परवेज और महाबत खां के नेतृत्व में एक सेना उनके खिलाफ, खुर्रम के खिलाफ भी जाई। इसके बाद खुर्रम दक्षिण से आगरा की ओर आ गया। आगरा के यहाँ वह शाही सेना से पराजित हुआ। इसके पश्चात वह भागकर बंगाल बिहार की तरफ चला गया। बंगाल बिहार में उन्होंने अधिकार भी कर लिया था कुछ क्षेत्रों पर, परंतु वह शाही सेना से फिर पराजित हुआ। इसके पश्चात खुर्रम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने जहांगीर के सामने अपने आप में समर्पण कर दिया। जहांगीर ने उनको माफ़ कर दिया और उनसे बहुत सारे अधिकार छीन लिए। उनके जो दो बेटे थे दारा शिकोह और औरंगजेब को दरबार में रखना स्वीकार कर लिया और उसको बालाघाट भेज दिया दक्षिण की ओर, जहाँ का उनको गवर्नर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से खुर्रम के विद्रोह को शांत किया गया और उसको विद्रोह को शांत करने में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा वह महाबत खां था। अब महाबत खां की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी मुगल दरबार में, क्योंकि उसने खुर्रम जैसे योद्धाओं को पराजित भी किया था और उसके विद्रोह को दबाया भी था। तो जहांगीर और उन्हें मुगल अमीरों के सामने उनकी स्थिति काफ़ी ऊंची हो चुकी थी। अब नूरजहाँ
इस स्थिति को कैसे देख सकती थी? अतः महाबत खां ने भी विद्रोह किया। महाबत खां का विद्रोह 1620 के आसपास। चूँकि महाबत खां की स्थिति काफ़ी पहले के मुकाबले अच्छी हो चुकी थी और नूरजहाँ इस बात से सुशंकित हो चुकी थी। अब क्योंकि महाबत खां चूँकि नूरजहाँ का विरोधी गुट का था, तो महाबत खां नूरजहाँ को भी साइड हटाना चाहता था। महाबत खां का जो उनका भाई था, नूरजहाँ का जो भाई था आसफ खां, पहले ही उनसे रुष्ट था अपने दामाद को लेकर कि मेरे दामाद को आपने साइड लाइन कर दिया है। इस प्रकार से अब नूरजहाँ ने एक चालाकी से काम लिया और महाबत खां को जो मुग़ल दरबार है वहाँ से दूर बंगाल की ओर उसको भिजवा दिया। चला गया बंगाल की ओर भी चला गया, लेकिन अब नूरजहाँ ने उसको धीरे धीरे बेइज्जत करना भी शुरू कर दिया और कहा कि बंगाल और बिहार जब खुर्रम के विद्रोह को दबाया गया तो वहाँ से आपको बहुत सारे हाथी आदि प्राप्त हुए थे, धन प्राप्त हुआ था। आप उस हाथी और धन को मुग़ल दरबार में लेकर आइए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से उसने अपनी बेटी का विवाह भी किसी जागीरदार के साथ किया था, तो उसको भी डराया धमकाया गया। इस प्रकार से महाबत खां को बड़ा बेइज्जत किया जा रहा था। इस समय चूँकि 1622 के बाद से ही और 25-26 के बाद से ही 1600 जहांगीर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ी हुई थी और कश्मीर की तरफ गया हुआ था, पंजाब प्रांत की ओर वह रह रहा था अपनी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। तब 1626 में महाबत खां एक सेना के साथ झेलम नदी को पार करते हुए जहाँ जहांगीर का दरबार लगा हुआ था वहाँ पहुँच गया और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पहले तो उनके सामने नतमस्तक हुआ, लेकिन उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो उन्होंने जहांगीर को बंदी बना लिया। क्योंकि इस समय थोड़ी देर पहले नूरजहाँ वहाँ से निकल चुकी थी, अगर नूरजहाँ को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपने भाई आसफ खां को भी बुला लिया, और आसफ खां के साथ मिलकर दोनों के मध्य महाबत खां उनके मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें महाबत खां पराजित हुए। जहांगीर को चूँकि उनको नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था, तो जहांगीर को भी छिड़वा लिया गया। इस प्रकार 1627 तक आते आते अब आसफ खां और खुर्रम की स्थिति वापस मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने ही महाबत खां जैसे व्यक्तियों के विद्रोह को दबाया था। इस प्रकार से 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो आसफ खां के नेतृत्व में खुर्रम मुग़ल शासक शाहजहाँ के नाम से मुग़ल शासक बनता है और नूरजहाँ की स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार से नूरजहाँ जुनता के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। ठीक है, अगली क्लास में फिर अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।